स्वाति, और यही बात वो कह रहे हैं कि इंटेंट नहीं, ये जो जल्दबाजी में आपने किया है इसको, वो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि किसके, मतलब कौन जिम्मेदार है इसके लिए। ये सबसे बड़ा इशू। और इस बैच का सोचना होगा कि इनका क्या करें। अब वो बता रहा है अर्गम लाइव कि भाई मैं पोर्टल पे जाके भी क्या वहां पर भरूं, कैसे रिड्रेसल कराऊं, 5-6 सवाल पे टिक है, मार्क्स ही नहीं दिए हैं। स्वाति, ऑडियो की प्रॉब्लम, अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट, म्यूट है क्या? अब बोलिए। स्वाति जी बोलिए, आपकी आवाज ये हो गई थी, म्यूट हो गई थी शायद। हाँ, पिछले दशक में स्टूडेंट सुसाइड अब 65% हो गए हैं। एंजाइटी अटैक तो बहुत छोटी सी बात है, हम सबको चिंता करनी चाहिए। और जिस तरह से हम एक तरह से अपने पूरे एजुकेशन को फॉर प्रॉफिट बना रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं लगता, हमें ये चाइना से सीखना चाहिए। उन्होंने क्यों बैन किए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, इसीलिए। और आप इसमें भी देखिए, कहीं ना कहीं कड़ियां मिलेंगी। जिस तरह से इनका डिफेंस हो रहा है कोचिंग सेंटर्स का, जिस तरह से धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, जिस तरह से यूट्यूब वगैरह पे आके पता नहीं कैसे कैसे क्लेम्स करते हैं, इनकी मतलब इनकी क्या विश्वसनीयता है। हम लोग क्यों अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लोगों के हाथ में दें जिनको सिर्फ व्यूज और पैसा बटोरना है। और रोहन गुप्ता जी यहाँ है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनको हम बैन क्यों नहीं कर रहे। अगर चाइना ने किया है, उनका एजुकेशन सिस्टम काफी दुरुस्त है, एआई में वर्ल्ड लीडर्स हैं, तो हमारी सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती। रोहन जी। डिबेटेबल है, बिल्कुल इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि हम जब छात्रों के भविष्य कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। पर आज जो मुद्दे के लिए हम बैठे हैं अंजना जी, मैं वापस छात्रों को आपकी माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, जैसे रिवैल्यूएशन पोर्टल अभी ठीक से काम कर रहा है, जो जो भी चीजें, और बात आशुतोष जी ने की जवाबदेही की, पहले ही मंत्री जी ने जवाबदेही दे ली है। ऐसा नहीं कि कोई जवाबदेही से दूर भागता है। प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करके एंश्योर करना कि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। इंटेंशन खराब नहीं था, सबने कहा कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। उसके अंदर भी जैसे एक छात्र ने दिखाया कि ठीक से चेकिंग नहीं हुई, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दों को एक साथ में बैठ के सुलझाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। और वापस आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूंगा कि ये सब गलतियां हो सके उतनी जल्दी रिजॉल्व होगी, और भविष्य में ना हो, सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। स्वाति जी। मैं क्या बोलूं अंजना, ये बार बार कहना कि आगे जाके होगा। अभी जो बच्चे फेस कर रहे हैं, अभी जो बच्चे सफर कर रहे हैं, अभी जो मतलब जो अभी हमारी क्राइसिस है, ये तो फिर एक मतलब जैसे कोटा में बार बार लोग सुसाइड करते हैं, लोग भूल जाते हैं। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई याददाश्त नहीं रखता कि ये कितना गलत हुआ था, और ये गलती चलती रहेगी। कोई नहीं। कोचिंग माफिया के खिलाफ बोलने पर इतनी नाराजगी है। और आप सोचिए कि पूरे मतलब कोटा शहर में जिस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्कूल की फीस ना देने पर पंजाब से खबर आई है, बच्ची ने अपनी मौत के एन पहले कहा है कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। वो वीडियो भी हमारे पास है, जरा निकालिए अपने दर्शकों को दिखाएं। अंजना, इसमें एक चीज क्या है कि अभी आपने थोड़ा सा कोचिंग माफिया के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए किया जाए, मतलब जो भी आदमी कोचिंग सेंटर से खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलेगा। मतलब ये इतनी हिम्मत इन लोगों की बढ़ गई है, लगातार चरित्र हनन करने की कोशिश करें, लगातार लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें। ये सवाल जो भी स्वाति जी ने उठाया, भाई चाइना ने बैन किया, क्यों बैन किया? हमारे स्कूल्स में स्कूल एजुकेशन लगातार खराब होती जा रही। हम लोग उत्तर प्रदेश के से जब पढ़ के आ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल शानदार होते थे और मेरिट लिस्ट में लोगों के नाम आते थे। आज उन स्कूल्स का कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये लुक्रेटिव सैलरीज देते हैं और ये बताते हैं कि आप ये 4 सवाल पढ़ लीजिए, 5 सवाल पढ़ लीजिए, 10 सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टॉप कर जाएंगे। भाई बच्चे को तो पूरी किताब पढ़ाने के लिए बताएं, वहां क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी बुक्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये आप लिंच मॉब की तरीके से अटैक कर रहे हैं। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दे शुड बी बैंड इमीडिएटली। हाँ स्वाति जी। हाँ, मैं जानती हूँ, आपको पता होगा कि मैंने थोड़ी रिसर्च की है सोशल मीडिया पे, मैंने एक किताब भी लिखी है। मुझे पता है कि आपके खिलाफ, क्योंकि आपने इस मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया है, ये जो पूरी ट्रोलिंग हो रही है ये ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें पैसे दिए जा रहे हैं, ये बॉट्स कर रहे हैं, इसलिए कि किसी भी तरह से आपकी आवाज दबाई जाए।
और वो जो भी पत्रकार इस मुद्दे को उठा रहे थे, आशुतोष ने भी कहा कि बिल्कुल बैन होने चाहिए, उन सबको अटैक किया जा रहा है, हर तरफ से अटैक किया जा रहा है, बड़े बड़े पैसे दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से उन पत्रकारों का मुंह बंद किया जाए जो ये कोचिंग माफिया और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, हम तो एग्जाम्पल और फैक्ट्स पे बात करते हैं, और इसीलिए साल 2020 की नीट परीक्षा के नतीजे में टॉपर शोएब आफ्ताब को लेकर 6 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने दावा किया था। एक स्टूडेंट बताइए, और 6 कोचिंग सेंटर्स ने उसकी फोटो डाल दी। सभी का ये कहना था कि शोएब उनकी कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, और बाकायदा पेपर पे विज्ञापन छपवाकर उनका डाला था। और कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ इसकी वजह से एक्शन भी हुआ है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। और इसीलिए 2022 की अब बात करते हैं। 2022 नीट के नतीजों की बात करें तो टॉपर तनिष्का को लेकर 3 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अपने दावे करते हैं। अब एक बच्ची 3 सेंटर में पढ़ रही थी कोचिंग सेंटर में, एक बच्चा 6 जगह पढ़ रहा था। अलग अलग जगहों की यह हालत देखिए। नीट 2025 में 7वीं रैंक पाए केशव मित्तल को लेकर भी 2 कोचिंग सेंटर्स के दावे सामने आए थे कि 2 जगह वो पढ़े। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये व्यापार, ये धंधा बन गया है। ये स्टार प्रचार अपना करते हैं, गलत जानकारी भी देने से बाज नहीं आते हैं। और 12th पास में भी बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको दिखाया गया था। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक कोचिंग सेंटर कैसे लास्ट में आकर वहां पर माइक लेके घूमने लगता है वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, वो 12th पास फिल्म में भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अब देखिए, नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो 3 आरोपी हैं उनको हमने दिखाया है। सोमवार को दिल्ली की अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। कौन है? डॉक्टर मनोज शिरूरे, तेजस शाह, मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर थे। मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। इनको पेपर मिलता है, फिर वो पेन से लिख के और आगे बेचती है। इन्हीं को एनटीए ने महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर आया। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? इन्होंने पूरा पेपर कॉपी किया और किसको दिया? कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। और फिर ये पूरा जो नेटवर्क है वो काम पे लग गया। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने बेटे का यहाँ एडमिशन कराइए, हम उसको इतने इतने मार्क्स देंगे। तरह तरह के वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, पुराने वीडियोस मेरे लेकर आज उनको डाला जा रहा है। लेकिन कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी और अपनी आवाज बुलंद करती रहूंगी। एक बार फिर से सभी छात्रों को दिखा दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तान्या हमारे साथ आ रही हूं, अर्जुन और अर्घम मैं तुरंत आ रही हूं, बट पूरे देश से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। तान्या हमारे साथ जुड़ रही है, अदिति मुंगेर से हैं और तान्या कोटा से हैं। तान्या जल्दी से अपनी बात बोलिए। जी तान्या बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, जैसे अब देख रहे हैं कि AI पे टॉपिक ठीक हो रहा है, तो अभी तक बच्चे अगर वो अपना क्वेश्चंस कर भी रहे हैं जो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उस पे भी उन्हें मार्क्स नहीं मिल रहा है, और ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कब बनेगी? बहुत अच्छा सवाल है तान्या आपका। अदिति आपका सवाल? तीन ही के पेपर मिले हैं, पेमेंट अपडेट हो चुका है उस पे, और अभी री एवोल्यूशन एक ही बार कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूं? मुझे उस 3 सब्जेक्ट में डाउट है जिसमें क्वेश्चन मच मार्क्स नहीं मिले हैं। हाँ। एक बार फिर से बताइए, विस्तार से बताइए। आपने रीवैल्यूएशन के लिए डाला है अदिति, और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैंने 4 सब्जेक्ट के लिए पेमेंट किया था और मुझे अभी तक 3 ही पेपर रिसीव हुए हैं, और मुझे वो तीनों में डाउट है। अभी मैं री एवोल्यूशन के लिए डालूंगी, और लेकिन मेरा जो 14 पेपर है, बायो का पेपर, मुझे नहीं मिला है अभी। तो मैं उसके लिए क्या करूं? और रीएवोल्यूशन बस एक ही बार में कर सकते हैं। तो आपने क्या सब्जेक्ट वाइज 100 रुपीज जो है वो आपने फीस जमा की है? क्योंकि क्वेश्चन वाइज भी 25 रुपए ले रहे हैं। अच्छा हाँ, वो मैंने पे कर चुकी। एक बार अदिति बोल ले पूरा। हाँ अदिति बताइए, वो आपने फीस पे कर दिया है? हाँ, वो मैंने कर दिया। अब वो क्या करें? बायो का पेपर नहीं मिल रहा। एक्चुअली यही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू पॉइंट आउट ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि नीट में भी और सीबीएसई में भी कहाँ पे सबसे बड़ा घपला हुआ कि आपने जो सिलेक्शन किया वेंडर का, वो वेंडर का सिलेक्शन गलत कर दिया। आप सीबीएसई ने कोएम्प्ट का सिलेक्शन किया जो कि एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर था, और उसको लाने के लिए उसने उनके फाइनेंशियल जो होते हैं उसको भी लोअर किया। किसी को भी हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जब वेंडर को, कम से कम वो 1 साल तक कहीं पे भी नहीं काम कर सकता है, उसकी जो है टाइम लिमिट उसकी कम कर दी गई। और जब वो वेंडर जो है ब्रोकन पेजेस दे रहा है, ब्लड डिजिटल स्क्रिप्ट्स दे रहा है, और जो एक्सपर्ट्स और टीचर्स थे
जो जब ये कॉपीज चेक कर रहे थे उन्होंने भी फीडबैक दिया कि देयर आर 36 मेजर फ्लॉज इन व्हेन वी आर चेकिंग। मतलब कहीं पे शायद टीचर्स जब करना चाह रहे थे तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो वेंडर था उसने टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क जो दिया था वो इतना सब स्टैंडर्ड था कि वो हो ही नहीं पा रहा है। यही जो अभी तानिया कह रही है कि उसका नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि उनका जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो फ्लॉड है। और वो क्यों फ्लॉड है? क्योंकि आपने L1 लेके और ऐसे आदमी को जो कॉम्पिटेंट नहीं था उसको आपने काम दे दिया। इनकम्पिटेंट आदमी को काम देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ और बच्चे हमारे साथ जिसने पेपर लीक कर दिया। मैं कुछ और बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक रिदम हमारे साथ जुड़ रही है। रिदम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और कोटा में उनके साथ कई लोग हैं। कोटा में हमने देखा कि ऐसी कोचिंग के प्रेशर की वजह से किस तरह से, और ये पूरा नेक्सस जो एक सांठगांठ है उसकी चर्चा होती रहती है। कोटा उसका हब बना, अनेकों बच्चे और उनके साथ जो घटनाएं वहां होती रहीं। लेकिन ये जो अब पोर्टल को लेकर है, क्या 12th के वहां पर बच्चे हैं? कुछ बात करेंगे रिदम आप उनसे? जी अनुष्का, 12th के और नीट के दोनों के स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं बात करके बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको इस बार ये नए मेथड्स आई है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इस बार 12th CBSE के एग्जाम दिए। आपका नाम क्या है? क्या कुछ चेंजेस जो अभी आए हैं उससे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुई नहीं, मेरे को ठीक ठाक से मार्क्स भेजे हैं। और मैंने देखा था कि मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उनके मार्क्स जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं थे। और 2-3 लोगों से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने यही बताया कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि इस बार 12th के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है? हाँ, मेरे जो स्कोर था वो 70% आया था। मैंने 90+ एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मेरे नीट में भी 660 आए थे। और मैंने एवोल्यूशन में देखा तो मेरी ब्लर आ रही थी, फिर मैंने री एवोल्यूशन के लिए डाला, पर उसमें कुछ उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसके लिए कुछ भी नहीं देखा। एक तो उन्होंने डिजिटल चेकिंग करने के चक्कर में मतलब बहुत अनफेयर हुआ है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कुछ किया जाए, आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? अगर इस टाइप की चेकिंग हो रही है तो अगले साल जो अपेयर होने वाले हैं CBSE में, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? उनकी चेकिंग कैसे होनी चाहिए? मैनुअल चेकिंग होनी चाहिए उनकी, जिससे टीचर खुद देख के चेक करे, तो फिर कंप्यूटर बेस में तो ज़्यादा पता नहीं चलता। बिल्कुल। हाँ, हेलो, क्या सवाल आपके हैं CBSE से? इस बार जो है ना चेकिंग अच्छी से नहीं हुई और सबके जो है ना चेकिंग भी नहीं हुई, सीट भी सही नहीं आई।